नमस्कार, जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। इससे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कर चुके हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश बोर्ड में, जो कि परीक्षा में विगत कई वर्षों से पूछा जाता रहा है। तो आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या था। तो हमें थोड़ा ध्यान आएगा कि हमने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों को, यानी कि बराबर और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी, वो अल्प दूरी हम लोगों ने कितनी ली थी 2L पर अगर रख देंगे तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने मान लिया ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है AB। पहले भी बताया था अक्षीय स्थिति में भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल भाषा में अक्षीय के स्थान पर निरक्षीय आ जाता है, बाद बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है, चित्र बदल जाता है, स्थितियां बदल जाएंगी। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, नाम क्या है AB। किन से मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। आपको याद होगा ये अल्प दूरी 2L है। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु था O। पहले हमने देखा था O से अक्षीय स्थिति में, आज हम O से R दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु लेते हैं P। यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। फिर से एक बार दोबारा से देखते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, बस यही परिवर्तन हो जाता है। पहले हम लोगों ने देखा था यहां अक्षीय स्थिति में, आज हम लोग देखेंगे स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कौन सा बिंदु है P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहां पर क्या रखा मानते हैं? तो आपको याद होगा यहां हम परीक्षण आवेश Q0 को रखा मानते हैं। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे वहां हम परीक्षण आवेश Q0 रखा मानते थे। ठीक है। अब अगर ये 2L है, ये द्विध्रुव जो आवेश हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी अगर 2L है तो ये मध्य बिंदु इनको आधा आधा बांटता होगा। तो अगर ये 2L, तो ये बची हुई दूरी यहां से कितनी होगी L, और ये भी कितनी होगी L, क्योंकि 2L का आधा कितना हुआ L। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का नाम, तो आंसर है AB। काय से मिलकर बना है, यानी किन चीजों से मिलकर बना है? तो उत्तर है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन सा है? O है। O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कौन सा बिंदु है? P है। कौन सी पोजीशन में है? निरक्षीय स्थिति में है। और वहां पर हमको क्या करना है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम यहाँ क्या रखा मानते हैं? तो आंसर है परीक्षण आवेश Q0 रखा मानते हैं। ये 2L था तो इसने आधा आधा डिवाइड कर दिया, ये L हो गया, ये L हो गया। क्लियर है? अब यहां से हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश से अगर हम P की डिस्टेंस देखें, दूरी देखें, तो हम ऐसे घूम कर नहीं देखेंगे, हम ये डायरेक्ट यहां से ऐसे देखेंगे, इस प्रकार से। ऐसे ही प्लस क्यू आवेश से देखेंगे तो इस प्रकार देखेंगे। ठीक है। तो अगर ये L है और ये R है, तो जरा हम एक बार पाइथागोरस प्रमेय को याद करते हैं, ध्यान देंगे जरा। ये L, ये R, तो ये आपको पता है, ये इसके सामने ये कर्ण, लंब और आधार। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड की बात है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे। तो अगर हम इसका कुछ नाम रखते हैं, ये है A, ये है O, A, O और ये था P। देखे जरा ध्यान से, A, O और P, A, O और P, A, O और P। यहां देखें A, O और P, A, O और P। ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी है L और ये कितनी है R। तो आपको पता 90 के सामने कौन होता है? कर्ण।
ये इसके सामने लंब हो गया और बची हुई भुजा आधार हो गई। तो अगर हम कर्ण देखें, कर्ण यानी कितना होगा AP, तो AP का वर्ग बराबर लंब कितना होगा, जरा ध्यान दें, OP का वर्ग, आधार कितना होगा AO या OA जो भी है उसका वर्ग। अगर हम देखें तो AP का वर्ग बराबर OP जरा देखें यहाँ पर OP कितना है, तो आंसर है R है, तो हमने उसका क्या कर दिया, R का वर्ग कर दिया। अब अगर हम देखेंगे AO कितना है, तो देखेंगे यहाँ पर कितना है, L है, तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया। तो AP अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √R² + L²। देखे जरा, AP को निकाला तो ये AP भुजा आ गई, यानी कि ये डिस्टेंस AP ये निकाली है हमने √R² + L²। इसी प्रकार अगर हम ऐसे भी देखें तो ये कितना है, L है, और ये कितना है, R है, ये R और ये L। तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, √R² + L²। समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार देखें, जितना ये L था ये R था, ये L था और ये R था, तो ये भुजा निकली थी यानी कर्ण निकला था √R² + L²। इसी प्रकार ये L है और ये R है, तो इसका कर्ण कितना निकलेगा, √R² + L²। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल चुकी है यहाँ पर कि -q आवेश की P से दूरी √R² + L² और +q आवेश की भी दूरी √R² + L² है बिंदु P से। ये हमें समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। हम इसको हटाए दे रहे हैं क्योंकि इतनी जगह मिलेगी नहीं, चित्र हमें बहुत ढंग से इसका समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके चित्र से ही हम इसका निगमन कर पाएंगे। ठीक है, वैसे तो ये आपको हम मौखिक रूप से बता देते तब भी आप चल जाता, लेकिन समझाने के उद्देश्य से थोड़ा ज़्यादा बता दिया। अब हम यहाँ विचार करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार कार्य करेगा। तो थोड़ा देखें ध्यान से, इस आवेश को देखें ध्यान से। ये आवेश है +q और ये आवेश है Q0 यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये कैसा है, धनात्मक है। धन और धन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण, इस आवेश के कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होगा। हमने ये मान लिया ये E1 है, कितना है, E1। ये E1 कौन से आवेश के कारण है, तो आंसर है +q आवेश के कारण। फिर से एक बार, ये +q आवेश है और ये Q0 है। Q0 हमेशा प्लस का होता है, आपको पता है। तो इस +q ने इस Q0 को प्रतिकर्षित किया होगा, रिपेल किया होगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ मानेंगे हम। क्लियर है, क्यों, इस पर वैद्युत बल इस ओर लगा होगा। ठीक है, अब इस पे देखते हैं, ये -q आवेश है, ये Q0 है, -q और ये Q0 का मतलब परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कैसा, धनात्मक। तो ये माइनस और ये प्लस, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, E2। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार, ये प्लस था, ये प्लस था, वैद्युत क्षेत्र इधर, ये माइनस था, ये प्लस था, वैद्युत क्षेत्र इधर। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, ये E2 है और ये E1 है। अगर हम एक लाइन इस प्रकार से मान लें थोड़ी देर के लिए, यहां पर ये इस चित्र में भी आपको समझाएंगे और यहां अलग से भी बनाकर आपको समझाएंगे, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए समझिए, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। देख लें, आपको पता है ये इन कोणों को हिंदी में संगत कोण कहते हैं। तो ये संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। ठीक, और इन कोणों को एक अंतर कोण कहते हैं, तो ये भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। इस हिसाब से अगर हम इसको थीटा लिखेंगे तो ये भी हमारा थीटा होगा, और अगर हम इसको थीटा लिख रहे हैं, थीटा इसलिए लिखा क्योंकि इनकी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसको भी हमें थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर
एक चीज पता चल गई कि ये एंगल हम थीटा लिख सकते हैं और ये वाला एंगल भी हम थीटा लिख सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र अगर एक दिशा में होता तो हम उसको जोड़कर प्राप्त कर लेते, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, उसमें दिशा का हमको ध्यान रखना है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर एक दिशा में होता दोनों तो हम उसको जोड़कर प्राप्त कर सकते थे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और अगर विपरीत दिशा में होता तो हम उसको घटाकर प्राप्त कर सकते थे। लेकिन यहां पर न तो विपरीत दिशा में न ही एक ही दिशा में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनके घटक प्राप्त करेंगे। तो अगर हम यहां देखें तो ये E1 है, ये E1, तो इसका यहां घटक हमको क्या मिलेगा, E1 cos थीटा, और यहां मिलेगा हमको E1 sin थीटा। इसी प्रकार ये E2 है, E2 का घटक हमें इसी लाइन में क्या मिलेगा, E2 cos थीटा, और यहां हमें मिलेगा E2 sin थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप एक बार पूछ सकते हैं। देखें जरा ध्यान से, ये E1 तो इसका घटक इस ओर मिल जाएगा हमको E1 cos थीटा, और ये E2 है, E2 का घटक हमको यहां पर मिल जाएगा E2 cos थीटा, और ये इसका E1 sin थीटा। ये 11th के हैं, आपको याद होगा, वेक्टर विश्लेषण में, सदिश विश्लेषण में आपने पढ़ा होगा इसे। ये E2 sin थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार हम इसको दोबारा से समझ लेंगे, अलग अलग चित्र बनाकर फिर से देखें। एक बार रिवीजन, वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना, उनके बीच की दूरी 2L, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P था, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसके लिए हमने Q0 परीक्षण आवेश रखा माना था। ये दूरी 2L थी, तो हमने इसको L और L आधा आधा बांट दिया था। अब जब ये L था और ये R था, और ये भी L था और ये भी R था, तो हमने इसका कर्ण प्राप्त किया, जो कि √r² प्लस L² होता है। √r² प्लस L² ये भी आया, ये और ये भी आया, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर थीं। ठीक है, ये हमारी दूरी यहां से प्लस क्यू आवेश से और ये माइनस क्यू आवेश से बराबर आई थी। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से अभी प्राप्त किया था। इसके बाद ये Q0 परीक्षण आवेश जो रखा हुआ था, ये धनात्मक था और ये भी धनात्मक था, तो धन धन ने क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल कार्य किया, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 हो गई, और इसके कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E2 हो गई। यानी E2 इधर की तरफ कार्य कर रहा है और E1 इधर की तरफ कार्य कर रहा है। जब हमने E1 और E2 को देखा तो हमें परिणामी प्राप्त करने में समस्या आई, जिसके कारण हमने उनके घटक प्राप्त किए। घटक कैसे प्राप्त किए आप देख लें एक बार फिर से। ये देखें जरा, ये था E1, तो इसका एक घटक हमको मिलेगा, ये थीटा कोण है, तो इसका एक घटक मिलेगा E1 cos थीटा, और एक हमको मिलेगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार अगर हम ये चित्र बनाएं यहाँ पर E2 के लिए, देखिए जरा, ये E2 के लिए बना रहे हैं, तो ये थीटा कोण है, तो हमको ये मिलेगा E2 cos थीटा, और ये मिलेगा E2 sin थीटा। ठीक है, अब अगर हम इन सभी चित्रों को, ये भी बिंदु P लिखे दे रहे हैं, ये भी बिंदु P लिखे दे रहे हैं, और ये भी बिंदु P लिखे दे रहे हैं, और ये तो P है ही, तो अगर हम इन सभी चित्रों को एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो हमारे कुछ यही चित्र निकल कर आएगा। देखें, अगर हम इस पूरे चित्र को उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये पोजीशन बनेगी, और इस पूरी पोजीशन को उठाकर अगर हम यहाँ रखें तो इस चित्र की पोजीशन बनेगी। आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, तभी आपको समझ में आएगा, और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसको वेक्टर सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर विश्लेषण अच्छी तरीके से आता होगा वो आराम से कर लेगा। ये चित्र हम देख लें, आप ये अलग अलग सब चित्र बना लेंगे अपनी कॉपी पर, जिससे आपको समझने में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके एक बार इन चित्र को बना लेंगे। अभी हम और सारे चित्र हटाई दे रहे हैं यहाँ से, केवल एक ये चित्र को रखेंगे। अब हम देखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, E बराबर। अब हमारे पास क्या तरीके हैं वो देखेंगे हम। हमारे पास तरीके जो हैं, हमने आपको बताया था, अगर एक दिशा है तो जोड़कर, विपरीत दिशा है तो घटाकर। तो अगर हम इसे लेते हैं तो E1 और E2 बराबर होंगे, ये तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा
कैंसिल हो जाएगा और इनके कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर से अभी बता देंगे, E1 और E2 के मान समान आएंगे। क्यों? क्योंकि दूरी समान है और आवेश समान है। ये भी दूरी √r² + l² है, ये भी दूरी √r² + l² है, इसलिए इनके अगर हम इनसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वो शून्य आएगा, लेकिन इनसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा एक है, तो हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र जोड़कर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखें जरा एक बार। तो ये हो गया E1 cos θ + E2 cos θ। ठीक है, तो E बराबर, अब ध्यान दें, cos θ को इससे बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा E1 + E2 cos θ। ठीक, अब E1 का मान देखेंगे, फिर हम याद करेंगे कि E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से आवेश के कारण थी, तो आंसर है +Q आवेश के कारण थी। देखें जरा ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस का हम ध्यान रखेंगे और इस भी डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। तो E बराबर E1 सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। E2 भी निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/r² cos θ। अब हम ये देखेंगे कि इस सूत्र, तो हमने सूत्र लिख दिए। अब इस सूत्र में R हमारा कितना है, आवेश तो दोनों ही Q है, चाहे हम इसे लें और चाहे इसे लें। हाँ, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हम ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों के मन में ये आता होगा, जैसे हमने अच्छी स्थिति में भी किया था, तो ये -Q आवेश है, इसका +Q आवेश है, तो हमने ये यहाँ पर ऋण और धन नहीं लिखा था यहाँ पर आवेश में अच्छी स्थिति में। तो कुछ लोगों के मन में ये आता है कि ये तो -Q आवेश है, सर ने फिर भी +Q लिया। तो उसका आंसर ये है कि ये सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जो निकाल रहे हैं वो सदिश राशि में आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता है, अदिश राशि में आवेश का चिन्ह लिया जाता है, सदिश राशि में आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता, ये हमको याद रखना है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, इसलिए हम उसमें आवेश का चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक है, ट्रेन निकल जाए, 1 मिनट। चलिए, तो अब हम देखेंगे, चूंकि हमारे दोनों आवेश समान हैं तो हमें यहां पर Q ही लिखना है। ठीक है, अब ये दूरी देखेंगे, ये दूरी कितनी है, तो आंसर है √r² + l² है। ये दूरी भी कितनी है, √r² + l²। इसका मतलब ये जो r है ये हमारा दोनों के लिए समान है, तो हम ये डिस्टेंस यहां पर लिखे दे रहे हैं। तो ये कितना है, √r² + l², उसका क्या है, वर्ग। देखिए यही है, और दूरी का क्या करना है, हमको वर्ग करना है। ऐसे ही यहां पर भी करेंगे, √r² + l² का वर्ग। अब आप देखें इसके आगे, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² + l², क्यों, अंडर हट गया है, प्लस 1/4πε0 Q/r² + l², क्यों, क्योंकि अंडर हट गया है, वर्ग था, और बाहर क्या है, cos θ। अब आप देखें ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, एक ही हैं, तो हम इनको 2 कर देंगे। E बराबर 1/4πε0 2Q, 2 हो गया, बटे r² + l² और cos θ। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इस चित्र को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। अब आप देखें, अब हम cos θ का मान निकालेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, cos θ बराबर आधार बटे कर्ण, आपको पता है अच्छी तरीके से, हालांकि इतना ज़्यादा आपको पता ही है, इतना ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लें। तो अगर हम किसी भी त्रिभुज में, चाहे हम इस त्रिभुज में ले लें, चाहे हम इस त्रिभुज में ले लें, हम त्रिभुज बनाए ले रहे, ये A, ये O और ये P, देखें जरा A O P,
ये डिस्टेंस हमारी थी r और ये थी l और ये थी रूट r² प्लस l²। तो ये एंगल हमने माना था थीटा। तो अगर हम थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें, तो इस हिसाब से आधार कितना हुआ आपको पता, 90 के सामने ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और बची हुई भुजा आधार हो गई। तो आधार कितना है हमारा l है और कर्ण कितना है √r² प्लस l²। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बची हुई भुजा आधार। तो इस हिसाब से कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है l और कर्ण कितना है √r² प्लस l²। इसको हटा देते हैं। अब ये कॉस थीटा की हमारी वैल्यू है। तो अब इसको हम लिखते हैं यहां पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q कॉस थीटा की वैल्यू l अपॉन √r² प्लस l²। और ये वाला मान भी यहां पर लिख देंगे r² प्लस l²। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार देख लें, ये पूरी चीज़ बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिख दी जैसी थी। देख लें एक बार, इस तरीके से ये पूरा मान यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है और ये कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी, जो कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। ठीक है, अब हमको मालूम है अगर x की घात 1 लिखा है और x की घात 1/2 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की घात 3/2। क्यों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये बात मालूम है अच्छी तरीके से आपको। तो एक मिनट, अब देखेंगे ये चीज़ हमने यहाँ से सीधी बिल्कुल वैसे के वैसे लिख दी। जो कॉस थीटा था उसका मान लगा दिया, यहाँ पर ये निकाला था जो हमने। अब इसके बाद हमने अभी आपको बताया कि x की घात 1 लिखा है, x की घात 1/2 लिखा है, यहाँ से हटा देते, हो सकता है वहाँ पर आपको समझ में ना आए या दिखाई ना दे। x की घात 1, x की घात 1/2, तो ये घातें होती हैं x की घात 3/2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखें x गुणा, अगर हम देखें √x लिखा है, तो अगर हम √x को देखें तो हम उसे इसी प्रकार लिखेंगे अगर हम √ हटा देते हैं, x की घात 1/2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर से अगर √ लगा हुआ है तो उसकी घात हम x की घात 1/2 लिखेंगे, आपको ये बात पता होगी। अब यहां देखें, ये जो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q √r² प्लस l² गुणा l, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने बताया आपको, अगर हम √ हटा दें तो उस पर घात हो जाती है 1/2। अभी बताया बिल्कुल, बैक करके देख लें आप। इस पर घात 1 मानेंगे तो ये एक जैसी चीज़ें हैं, आधार समान हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो विचार करें कितनी हो जाएंगी ये घातें, तो 2ql ये हो जाएगी आपकी घात, अभी बताया था 3/2। कितनी हो जाएगी, 3/2। अब हमको एक बात पता है अच्छी तरीके से कि 2ql बराबर होता है p के। ठीक, पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, p बराबर 2q × 2l हमने पढ़ाया था आपको याद होगा, तो हमने उसी को लिख दिया 2ql बराबर p। दूसरी चीज, l² को हमने बहुत छोटा माना है r² की तुलना में, तो l² को हम क्या कर देंगे, छोड़ने पर छोड़ देंगे। आपको ध्यान होगा वहां पर भी हमने उसे विलुप्त कर दिया था जब हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ रहे थे। अब यहां पर फिर से थोड़ी दिक्कत आई जगह की, तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहां पर। तो अब आप देखें, जब हम ये दोनों चीजें यहां अप्लाई करेंगे तो देखें जरा क्या होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
इसके स्थान पर हम 2QL के स्थान पर लिखेंगे P, और R स्क्वायर, L स्क्वायर को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए जरा, L स्क्वायर को हमने छोड़ दिया है, तो L स्क्वायर को यहाँ से विलुप्त कर दीजिए, तो अकेला R स्क्वायर बचा और उसकी घात बची कितना, 3/2। जब हम इसको हल करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे, ये 2 घात से ये वाली 1/2 घात कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा R की घात 3, और ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको अवश्य तैयार करें। अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में से एक व्यंजक स्थापित करने के लिए आपको परीक्षा में अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।